नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए परिवार एवं पारिवारिक संबंध जो आपके यूपीपीएससी के सिलेबस में है और ये आपके लिए बताया गया टॉपिक की इस पे इस पर वीडियो बनाया जाएगा कि इससे संबंधित टॉपिक नहीं मिल रहा है और इसके अंदर क्या चीज़ है ये भी नहीं पता है, तो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और इसी में भी आपका है संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद मैं इस वीडियो को ले आऊँगी। और इससे संबंधित जो टॉपिक हमारा जो नेट में भी है, इसी संबंधित टॉपिक वो मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं, और वो हमारे पारिवारिक अध्ययन फैमिली स्टडीज़ टॉपिक पे वहाँ पर नेट से पैटर्न से वहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपकी यूपीपीएससी के अनुसार जो आपको टॉपिक पूछा गया है इस पे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये आपको सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगी। और ये यूपीपीएससी के ही सिलेबस के अनुसार यहाँ पर बता रही हूँ। और ये टॉपिक जो है आपके आने वाले टॉपिक हैं और ये आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा है परिवार एवं पारिवारिक संबंध। क्या है परिवार एवं पारिवारिक संबंध? अब इसमें देखते हैं। अब परिवार को हम अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। और यह लैटिन भाषा के फैमुलस से, किससे? ये लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि परिवार एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता और उनके बच्चे आदि आते हैं, उन्हें ही परिवार कहते हैं। तो देखिए ये सब याद रखना कि ये फैमिली में लैटिन भाषा का शब्द फैमुलस है, FAMILUS। तो फैमुलस शब्द याद करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा भी गया है किस भाषा से लिया गया है। तो फैमिली जो है लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे और उनके घर के अन्य सदस्य रहते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? वो फैमिली कहलाती है। अब आता है हमारा ये परिभाषा। मैंने कुछ लिखा है जो आपके कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेते हैं, डेफिनेशन, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है इलियट और मेरिल के अनुसार इन्होंने क्या दिया है कि जो परिवार होता है, परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चों की एक जैविक इकाई के रूप में इन्होंने माना है। किसने माना है? और ये इसने इलियट और मेरिल ने, और उन्होंने एक शब्द यूज किया है, यह एक सामाजिक संस्था है। याद रखना, इलियट और मेरिल ने क्या कहा कि पति पत्नी और बच्चों की एक जैविक इकाई है, और इन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक संस्था भी बताया, इंडिकेट किया एक सामाजिक संस्था है। तो इलियट और मेरिल ने कहा है। दूसरा हमारा बीसेंज और बेसेंज। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक संस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर परिवार होता है, परिवार में सभी सदस्य रहते हैं, एक साथ मिल करके रहते हैं, और वहाँ पर एक तरीके से सोसाइटी सी बन जाती है, अपना रिलेशन बन जाते हैं, और आपस में त्याग सामंजस्य ये सब सारी चीज़ें भावनाएं पाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इसीलिए उसको इंडिकेट किया है सामाजिक संस्था। जैविक इकाई यानी हम लाइव के रूप में रहते हैं, यानी जीवित इकाई होती है जहाँ पर सभी लोग आपस में सामंजस्य बना करके रहते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में रहते हैं, तो हमारी क्या होती है? जैविक इकाई होती है। तो देखिए यहाँ पर पति पत्नी और बच्चों की एक जैविक इकाई है और इन्होंने इसे सामाजिक संस्था के रूप में माना है। अब आता है बीसेंज और बीसेंज ने कहा कि परिवार क्या होता है? एक आधारीय एवं सामाजिक संस्था है। क्या है? परिवार एक आधारीय एवं सामाजिक संस्था है, और इन्होंने कहा जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। क्या है? जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है उसे क्या बोलते हैं? बीसेंज एवं बीसेंज। इन्होंने इस तरह से परिभाषा दी गई है। इन्होंने दिया है कि परिवार एक आधारीय एवं सामाजिक संस्था है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। तो ये मुख्य रूप से मैंने जो लिया है कि जो आपके डिफिनेशन इस तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लिया है। अब आता है हमारा परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या गुण होते हैं, इसे विशेषताओं के रूप में जानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं, कि हमारा जो परिवार होता है क्या है? सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिकता जो हर जगह पाया जाता है उसे एक शब्द में बोलते हैं सार्वभौमिक। जो प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश, पूरे विश्व में ये संस्था पाई जाती है, और ये तब तक रहेगी
जब तक हमारा धरती पर समाज बना रहेगा, धरती पर मनुष्य रहेंगे, तब तक हमारा परिवार रहेगा। तो इसीलिए क्या दिया गया इसको कि ये एक यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, जो प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक देश में ये पाए जाते हैं, इसीलिए सार्वभौमिक होते हैं। और दूसरा आता है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। देखिए सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति क्यों कह रहा है कि हमारे पूरा समाज होता है। समाज में किसकी अहम भूमिका है? मुख्य रूप से हमारे परिवार की है, क्योंकि परिवार से ही तो समाज बनता है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी उसके स्थान पर कोई भी हम संस्था खोल लें, कोई भी संस्था हम बना लें, लेकिन परिवार की तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। परिवार की प्यार, परिवार की तरह हम और चीज़ों में हम नहीं पा सकते हैं। जैसे परिवार डॉक्टर मतलब कि घर के देखभाल की जगह हम नर्स को रख लें, या बच्चों माँ बाप की सेवा करने के लिए अनाथालय में डाल दें, या बच्चों की करने के लिए क्रिश में डाल दें, तो वो चीज़ उसके स्थान पर हम ऑप्शनल रूप में कर सकते हैं। लेकिन जो हमें एक परिवार में मिलता है वो चीज़ हमें इन संस्थाओं के द्वारा नहीं मिल सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति परिवार की होती है, जहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय स्थिति। नेक्स्ट हमारा आता है भावनात्मक संबंध। भावनात्मक मतलब क्या है कि हम लोग एक तरीके से परिवार में आपस में जुड़े होते हैं, स्नेह, प्रेम, त्याग, और इस तरह से हम भावनाओं से जुड़े होते हैं, और आपस में एक दूसरे में कभी कोई कष्ट होता है तो दुख दर्द सबको होता है, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य होते हैं और हम परिवार में एक दूसरे से आंतरिक रूप में जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। इसीलिए परिवार को क्या होता है, परिवार में भावनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सीमित आकार। देखिए परिवार क्या है, अब एक समाज में कई मतलब एक गांव आ जाता है, लेकिन परिवार में क्या है, एक एकाकी परिवार के रूप में होते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में होते हैं। एकाकी परिवार में जिसमें हम दो हमारे दो, यानी जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, वो हमारा एकाकी परिवार होता है। इसमें और संयुक्त परिवार जिसमें 20 से 25 सदस्य एक साथ मिल करके रहते हैं, एक चूल्हे का बना भोजन करते हैं, हमारा क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो यानी इसमें क्या होता है, परिवार में एक सीमित आकार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। देखिए जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब लोगों को बताना नहीं पड़ता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को क्या करते हैं, खुद निभाते हैं। एक जैसे परिवार में जैसे क्या था, किसी के यहाँ या कोई अदर संस्था होती है तो हम लोग नौकर रखते हैं अपने हर चीज़ काम को करने के लिए। लेकिन परिवार में देखिए जितने मेंबर होते हैं, सबको अपने अपने काम का हमें क्या जिम्मेदारी है, एक बच्चे के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में क्या जिम्मेदारी होती है, वो हम जो है जानते हैं और उसको हम करते हैं। यानी परिवार में क्या होता है, सभी सदस्यों का अपना उत्तरदायित्व होता है जो अपना निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर हमारा है अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। देखिए परिवार में क्या होता है कि जितने मतलब हम जिस परिवार के सदस्य होते हैं उसकी कई पीढ़ियां होती हैं, उस पीढ़ियों से क्या होता है नेक्स्ट चलता रहता है। तो क्या होता है, ये परिवार में क्या होता है, एक अस्थायी प्रकृति होती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है, दादा परदादा और उसके बाद उनके बेटे, उनकी बहू, इस तरह से वो चलती रहती है। अस्थायी क्या होता है, कभी किसी कारणवश जैसे तलाक हो जाना, किसी चीज़ के बारे में मतभेद हो जाना, सही तरीके से असमंजस न होना, तो वहाँ पर अस्थायी प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर अस्थायी भी होती है और अस्थायी प्रकृति होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक नियंत्रण। देखिए यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण का यहाँ पर आशय होता है कि हम समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान है, ये सब भी हम क्या होते हैं, हम परिवार के द्वारा सीखते हैं। परिवार के द्वारा अपनी जो जिम्मेदारी होती है, परिवार के द्वारा जो मूल्य होते हैं, उनके जो रेगुलेशन होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और उन्हीं के अनुसार हम जीवन यापन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण। तो ये टॉपिक हो गए। यदि आपको इसमें से विशेषताएं आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें से आपका सार्वभौमिक का मतलब पूछे, जो प्रत्येक समाज में प्रत्येक जगह पाया जाता है उसे सार्वभौमिक कहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें से कोई भी चीज़ें पूछ ले आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आप इसको बता सकते हैं। और यदि आपको रिटर्न में भी लिखने को आए इस तरह से, तो अभी आप डायग्राम बना करके आप रिटर्न में भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमारा आता है परिवार के आकार। अब देखिए जो परिवार के आकार होते हैं इसमें मुख्य रूप से पॉइंट है। देखिए परिवार के इसमें आकार से परिवार के कार्य क्या होते हैं, यानी परिवार में एक जैविक कार्य होता है। अब देखिए जैविक कार्य का मतलब क्या होता है कि जैविक कार्य का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रत्येक परिवार में एक तरीके से पति पत्नी होते हैं
और एक तरीके से बंधन में बंधे हुए रहते हैं। और उनका मुख्य कार्य है संतान उत्पत्ति। कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए संतान उत्पत्ति और यौन संबंध होता है, आपस में जुड़े होते हैं आंतरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तो ये हमारे क्या होते हैं, सबसे मुख्य काम होता है, यानी एक जैविक कार्य के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा है शारीरिक काम। शारीरिक कार्य क्या होता है, इसमें शारीरिक संरक्षण मिलता है। हम शारीरिक रूप से संरक्षण का मतलब है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे बहू हैं, ये हमारे माँ बाप हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर शारीरिक सुरक्षा भी मिलती है। और एक तरीके से परिवार में क्या होता है, हम कहीं भी रहते हैं लेकिन परिवार में जब हम पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ा से हमें एक तरीके से शांति, सुरक्षा का आनंद जो मिलता है वो हमारा किस में आता है, शारीरिक कार्य में। नेक्स्ट हमारा आता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है, प्रेम, स्नेह वहाँ पर मिलता है, मानसिक सुरक्षा में प्राप्त होती है कि हम क्या होते हैं मानसिक रूप से, कि अपने परिवार सदस्य ही हमारे सदस्य हैं, मेंबर हैं, और ये हम आंतरिक रूप से जुड़े हैं, हमारा इनका प्रेम स्नेह है। और कभी कुछ किसी को कष्ट हो जाए तो सभी लोगों को कष्ट होता है, तो ये हमें एहसास दिलाता है हमारा परिवार। तो परिवार में प्रेम, स्नेह और मानसिक सुरक्षा भी मिलती है। अब इसमें आर्थिक, देखिए आर्थिक में क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं सबके श्रम विभाजन हुआ रहता है। श्रम का मतलब छोटे बड़े बुजुर्ग, इनका क्या काम है, क्या आर्थिक रूप से वो सहयोग कर सकते हैं, खेत के रूप में, नौकरी के रूप में, बिजनेस के रूप में, सब लोग क्या करते हैं, श्रम विभाजन होता है और अपना अपना वो योगदान देते हैं। तो यानी इसमें आर्थिक कार्य भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मनोरंजन। देखिए मनोरंजन में जितने भी परिवार होते हैं सब में आपस में सामंजस्य बना होता है, एक साथ रहते हैं, एक साथ आपस में बातचीत व्यवहार करते हैं, और इसके साथ साथ जो आनंद मिलता है वो हमारा क्या होता है, मनोरंजन होता है। एक साथ टीवी देखना, एक साथ बातें करना, ये सब किस में आते हैं, मनोरंजन होता है। और सामाजिकरण, सामाजिकरण भी हम परिवार में रह करके ही सीखते हैं, क्योंकि परिवार ही सबसे मुख्य धुरी होती है। और परिवार में रह करके बच्चा जो है सब कुछ सीखता है, समाज के रूल रेगुलेशन, नियम, सब कुछ वहाँ पर सीखता है और उसी के अनुसार अपने जीवन का यापन करता है। तो परिवार में यह सामाजिकरण भी का कार्य होता है। और सबसे इसमें मुख्य जो भूमिका होती है एक माँ की होती है परिवार में, जो एक तरीके से प्रथम शिक्षिका होती है, जो चीज़ जैसा सिखाती है बच्चा उसी तरह से वो बनता है, उसी तरह से चीज़ों को वो फॉलो करता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं वहाँ यहाँ पर परिवार की क्या कार्य है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पारिवारिक संबंध, यानी पारिवारिक संबंधों का मनोविज्ञान। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों का मनोविज्ञान। अब देखिए संबंध, अब यहाँ पर सेंस अपना खुद लगाइए कि संबंध का मतलब क्या पूछ रहा है, यानी परिवार में जितने सदस्य हैं उनसे क्या जुड़ाव है, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, उनसे क्या चीजें हैं कि हम एक परिवार में रह करके उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, पारिवारिक संबंध में आती है। बहुत ही ईजी है, केवल आपको समझने की ही बात है बस। इसमें देखिए बच्चों का मनोवैज्ञानिक संबंध, देखिए परिवार में क्या है, बच्चे, परिवार में बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या है, प्रेम, स्नेह, दया, आपस में सामंजस्य, और हर चीज वो क्या होते हैं, वो वहां पर उनको मिलता है, सुरक्षा मिलती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से उनको प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, ज्ञान मिलता है। हर चीज क्या होता है, उन्होंने अपने माँ बाप के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, सब कुछ क्या करते हैं वो वहाँ घर में रह करके वो सीखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक संबंध, प्रेम, स्नेह, दया, सुरक्षा, शारीरिक, मानसिक, ये सारी चीजें हमें परिवार में रह करके ही बच्चों को प्राप्त होती है या बड़ों के द्वारा बच्चों को दी जाती हैं, जिसमें उसको एक तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षा प्रदान होती है। और पति पत्नी का देखिए, पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और इनमें आपस में एक तरीके से सामंजस्य होना चाहिए, एक तरीके से सामंजस्य होता है, जो क्या होते हैं, किसी भी अपने कामों को करने के लिए आपस में तालमेल होता है, आपस में बातचीत होती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, कैसे परिवार को चलाया जाए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो पति पत्नी का एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ाव होता है, एक संबंध होता है, जिससे अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहीं पर यदि सामंजस्य नहीं होता है तो वहां पर कला, तलाक आदि चीजें आने लगती हैं। तो ये होता है पति पत्नी का मनोवैज्ञानिक संबंध। अब आता है माता पिता पुत्र पुत्री का संबंध। अब देखिए यहाँ पर माता पिता पुत्र पुत्री का क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले बच्चा क्या होता है कि माता पिता से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है, ये एकाकी परिवार में रहने वाले जो परिवार होते हैं उनमें क्या मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, और एक संयुक्त परिवार में क्या संबंध होते हैं पारिवारिक रूप से, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। तो देखिए यहाँ पर माता पिता, देखिए माता पिता केवल और बच्चे रहते हैं एकाकी परिवार में, तो वहाँ पर क्या होता है,
और माता पिता का संबंध जो है पुत्र पुत्री से होते हैं और अपनी बातों को, व्यवहार, अपनी चीज़ों को माँ बाप से कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चे या बच्चियाँ बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, जिनका ज़्यादा जुड़ाव होता है, वो किससे हो जाता है? वो जैसे जो माँ होती है उसका बेटी से संपर्क हो जाता है, बेटी से अपनी सब कुछ बातों को, मतलब माँ से अपनी सब कुछ बातें बेटी कहती है और सब कुछ अपनी समस्याओं को, कोई भी चीज़ कहना हो जाता है, उसका जो संबंध होता है वो किससे हो जाता है? माँ से होता है। उसी तरह जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता जाता है, उसका संबंध पिता के नज़दीक हो जाने लगता है, पिता से अपनी बातों को शेयर करता है, अपनी समस्याओं को कहता है, एक तरीके से पिता के कार्यों में सहयोग देने लगता है और पिता भी अपना एक तरीके से हेल्प के रूप में वो लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं माता पिता पुत्र पुत्री का क्या संबंध है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दादा दादी का संबंध। अभी आपका क्या है ये ज्वाइंट फैमिली का है। अब देखिए जो ज्वाइंट फैमिली में है, इसमें दादा दादी का जो संबंध है, अब देखिए दादा दादी यानी देखिए परिवार में सबसे बड़े मुखिया क्या होते हैं? दादा दादी होते हैं। अब उनके साथ देखिए बच्चे के सबसे ज़्यादा जो प्यार, सबसे ज़्यादा जो ज्ञान मिलता है वो दादा दादी से मिलता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से जो अनुभव मिलता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव होता है और उस अनुभव से बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, अन्य चीज़ों के द्वारा वो सिखाते रहते हैं। तो उनका क्या होता है? उनका संबंध बच्चों से होता है और उसके साथ साथ वो भी एक उम्मीद करते हैं अपने बड़ों से कि उनको सम्मान मिले, प्रेम मिले, बातचीत उनके साथ अच्छी की जाए, तो वो जिससे वो परिवार से भी अपना उम्मीद रखते हैं, यानी देते भी हैं और लेना भी चाहते हैं, प्यार देते भी हैं और प्यार लेने की भी इच्छा रखते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सास बहू का संबंध। देखिए सास बहू का आज बहुत ही ज़्यादा समस्या है, सास बहू का संबंध, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, यदि एक सास जो है, यदि आने वाली जो हमारी बहू है उसको एक बेटी नहीं समझती है तो वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। और एक बहू एक बेटी बन करके आती है किसी घर में, यदि उस घर को अपना नहीं मानती है, अपनी उस सास को अपनी माँ नहीं मानती है, तो वहाँ पर सामंजस्य नहीं होता है, वहाँ पर तालमेल नहीं बैठता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें ये अपने आप खुद एक तरीके से हम वेल एजुकेटेड होते हैं, तो हमें ये सब चीज़ों को, भावनाओं को समझना चाहिए, हमसे क्यों, हमारे बड़े क्या उम्मीद रखते हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए और उनको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, अनुभव देते हैं और हमारी हेल्प की करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन इसको नहीं समझती है, बल्कि आज की जनरेशन क्या समझती है? वो हमारे लिए बोझ है, बोझ नहीं है, बल्कि आप लिए एक तरीके से हेल्प करने वाले हैं, आपको ज्ञान देने वाले हैं। हमें इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें एक माँ बाप की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, जो माँ बाप मैं अपने परिवार में, अपने मायके में छोड़ करके आई हूँ। तो यानी कहने का मतलब, एक सास को एक बेटी समझना चाहिए बहू को, और बेटी को एक माँ समझना चाहिए, तभी तालमेल बैठता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राचीन एवं नवीन मूल्यों में संघर्ष। अब देखिए प्राचीन और नवीन मूल्य क्या है कि देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो उसमें क्या होते हैं, नए जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो नए हमारे कह सकते हैं कि प्रकृति परिवर्तन जो है, प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदलता रहता है। तो उसमें कुछ प्राचीन के लोग, यानी कुछ बुजुर्ग होते हैं जो कुछ पुरानी बातों को बताते हैं, जो नई पीढ़ी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है या उसको फॉलो नहीं करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सामंजस्य नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा बल्कि एक संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो ये होते हैं हमारे संबंध। तो हमने यहाँ पर दादा दादी का संबंध बताया, सास बहू का संबंध बताया, प्राचीन और नवीन मूल्यों में संघर्ष में संबंध बताया। तो ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और ऐसे इसी में आपका अभी एक पॉइंट और रह गया है, परिवार के क्या प्रकार होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या हानियाँ होती हैं, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार का, उस टॉपिक को मैं लेकर के आऊँगी जो आपकी यूपीपीएससी में बेस्ड है। और इस तरह से क्वेश्चन आपके रिटर्न में लिखने के लिए आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इस तरह से नोट बनाइएगा, जिससे आपको बाद में पढ़े क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।